आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा सोशल स्टडीज जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का हमारा एक पूरा संग्रह है, उसको हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ाने वाले हैं। एक कदम और हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज का जो सेशन है आप लोगों का, इसके अंदर में भी हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, धमाकेदार क्वेश्चंस आप लोगों के, जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, वो जल्दी जल्दी से एक बार यहाँ पर मैं बता देंगे कि आवाज़ बराबर है। जी हाँ, चलिए, मेरे पास में कुछ अनाउंसमेंट्स भी आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, वो अनाउंसमेंट्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं वो एक बार इस सेशन को जहाँ भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक ग्रुप के अंदर में जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे, जहाँ जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारी पूरी टीम जो है वो मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करती रहे। ओके, पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कि भाई जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल कौन सा था, ये आप लोगों ने बताना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था या कौन सा कार्यकाल था उसका, ये आप लोग बताओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसी वजह से आप लोगों को बताना है। जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मैं आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग आंसर्स भी करते रहिए जल्दी जल्दी से। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों का जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट वाली थी, वो थी 1951 से लेकर 56 तक, और जो सेकंड वाली थी आप लोगों की वो थी 56 से लेकर 1956 से लेकर 1961 तक। पहली वाली के अंदर में जो है वो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, कृषि के ऊपर में, और दूसरी वाली में फोकस किया गया था इंडस्ट्रीज के ऊपर में। तो इंडस्ट्रीज ये भी लिख लेंगे आप सभी लोग, इंडस्ट्रीज में। तो दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना की अगर बात आती है आप लोगों की, तो आप लोगों को याद रखना 1956 से 1961 तक। तो 56 से 61, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों का बताना है आप लोगों ने कि भाई लोग जो आपका शिमला समझौता है, ठीक है, शिमला समझौता आपको बताना है कि किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। वो तो आप क्वेश्चन में से देखकर बता सकते हो। आप लोग दूसरा मुझे बताओगे कि कब हुआ था। तो दोनों ही पॉइंट्स आप लोगों ने आंसर करने हैं, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था ये आप लोग क्वेश्चन में से देखकर भी, मतलब क्वेश्चन में से डायरेक्टली देखकर भी बता सकते हो, क्योंकि जब आप लोग टाइप करते हो ना या रिवाइज करते हो, अपने मन में भी रिवाइज करते हो, तो भी आप लोगों को याद रहता है। शिमला समझौता याद रखना है फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में, 1971 में, 1962 में, 1972 के अंदर में। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 1972 के अंदर में हुआ था फ्रेंड्स, 1972 में। 1971 के अंदर में इंडिया पाकिस्तान की एक जंग हुई थी, जिसके बाद में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश जो है आज़ाद हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के साथ में जंग लड़के बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान था ये पहले, ईस्ट पाकिस्तान, उससे बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट करवा दिया था। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे उसको। तो उसकी जंग के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता हुआ था कि भाई अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। वो बात अलग है, बाद में फिर लड़ने लगे, लेकिन शिमला समझौता हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो शिमला समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग, 1972 में हुआ था। तो दो चीज़ें हैं, शिमला समझौता, शिमला, ठीक है, जो एग्रीमेंट है ये किसके किसके बीच में हुआ था। मेरे साथ साथ में सभी लोग दोहराते जाएंगे जल्दी जल्दी से। पहली पॉइंट, किसके किसके बीच में होता, देशों के नाम बताओ आप लोग, ठीक है, दो देशों के नाम बताओ। दूसरी चीज, ईयर आप लोग लिखोगे, जल्दी से लिखिए आप लोग सभी लोग, ईयर कौन सा था शिमला एग्रीमेंट का। तीसरी चीज, नेता कौन कौन से थे, दो नेता थे। भारत के तरफ से तो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, और जो दूसरा देश है उसके तरफ से कौन था, पाकिस्तान की तरफ से तो जुल्फिकार अली भुट्टो, ये याद रखना है। पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये याद रखना है आप लोगों ने, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड, बहुत तेजी से लोग यहाँ पर में कमेंट में आंसर्स कर रहे हैं, और कंटिन्यूअसली लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक भी करते चलेंगे आप लोग, और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो टीचिंग परीक्षा चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, ठीक है। नाउ, तो शिमला समझौता के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब मैं कभी भी पूछूं आप लोगों से, रेडी है आप लोग? ये तीन में से कोई भी पॉइंट पूछूंगा मैं आप लोगों से, कभी भी नींद में से उठा के पूछ लो, आप लोगों को आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का कि आप लोगों का ईवीएस की एक बहुत ही बेहतरीन वाली क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, जिसमें आपकी ये जो बुक है इंडिया
यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी, इस बुक को मैं पूरा कवर करने वाला हूं कल 5 बजे आप लोगों के साथ में, कल 5 बजे पूरा का पूरा कवर करने वाला हूं। ये एक ऐसी बुक है जो एनसीईआरटी की तरफ से जारी की गई है, लेकिन आपको एग्जाम आप लोगों को जो है स्कूल्स में या कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। ये एनसीईआरटी की बुक है आप लोगों की, डायरेक्टली एनसीईआरटी की पुस्तक है, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो इसको, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा जितना भी हमारा पूरा भारत है उसके बारे में, भारत के अलग अलग राज्यों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। और ये बुक आप लोगों को जो है फ्रेंड्स काफी सारे एग्जाम्स में मदद कर सकती है। आपको टीचिंग एग्जाम्स में तो मदद करेंगी करेंगी, आपका ओवरऑल नॉलेज बढ़ा देंगे, आपके लिए नॉलेज बूस्टर डोज हो सकता है। आप लोग कहते हो ना कि जब दानिश सर याद करवाते हैं तो पढ़ाते तो सारी चीजें याद हो जाती है, कल यही होगा फ्रेंड्स। आप देखना सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद करा दूंगा। कल लाइव आना है क्योंकि इसके ऊपर में बेस्ड आप लोगों की टेस्ट भी लेने वाला हूं मैं आप लोगों से, ठीक है। तो ईवीएस पूरा का पूरा जो है आप लोगों का बेसिकली जो इंडिया यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी, ये जो बुक है आप लोगों की विविधता में एकता वाली जो पुस्तक है, भारत पुस्तक, पूरा आप लोगों को करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ में आगे आते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965? इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है फ्रेंड्स सबसे पहला युद्ध हुआ था 1948 में, फिर हुआ 1965 में, फिर हुआ 1971 में, ठीक है, फिर 1999 में, 1999 में भी हुआ कारगिल युद्ध। तो 71 वाला तो हमने देख लिया, पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स एक युद्ध इससे पहले भी हुआ था 1965 के अंदर में। तो 1965 में जब युद्ध हुआ था 1965 के अंदर में, उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, ठीक है, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया था हम लोगों ने उस समय में भी। उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ओके, ये याद रखना आप लोगों ने, लाल बहादुर शास्त्री भारत के उस समय में क्या थे, प्रधानमंत्री थे 1965 में। 1971 की जंग के समय में इंदिरा गांधी थी, सिंपल सी बात है, याद रखें, ये तो आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। 1999 के समय में कारगिल का जब युद्ध हुआ था, ठीक है, अगर आप लोगों ने याद रखना है तो मैं आप लोगों को बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे 1999 के अंदर में, और 1948 में आप लोगों को पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। तो 1965 की जंग भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व के अंदर में लड़ी गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये मतलब प्रधानमंत्री जाके लड़ नहीं रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी 1965 के अंदर में। विच कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय साइक्लोन? हमारे भारत के अंदर में कौन सा वाला आप लोगों का जो है समुद्री किनारा है जहां पर में बहुत ज्यादा चक्रवात आते हैं, बहुत ज्यादा चक्रवात आपको देखने के लिए मिलेंगे? बता दीजिए जल्दी जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? बहुत खूब। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से भारत का कौन सा समुद्री तट है, तो भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है आप लोगों का, ये वाला ईस्टर्न कोस्ट, और स्पेशली बात करूँ उड़ीसा वाला, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे ज्यादा चक्रवात देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा चक्रवात आप लोगों को कहाँ पर में, साइक्लोन, जो समुद्र में जो तूफान आते हैं ऐसे गोल गोल घूमने वाले, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में जो है वो उलझ जाती है और गोल गोल घूमने लगती है, वो चक्रवात है आप लोगों का। और उड़ीसा राज्य के अंदर में सबसे ज्यादा चक्रवात देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का DSSB की एग्जाम के अंदर में भी आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी वजह से आप लोगों को याद रखना है, ऑलरेडी DSSB की एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का। तो ये यहाँ पर में उड़ीसा के अंदर में, ईस्टर्न कोस्ट के अंदर में आप लोगों को बहुत सारे चक्रवात देखने के लिए मिलते हैं, उड़ीसा के इलाके के अंदर में, ये वाले इलाके में, उड़ीसा में, ठीक है। 2011 की विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 में विश्व की जनसंख्या जो थी पूरे दुनिया की, उसमें भारत का कितना हिस्सा था? ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। यहाँ पर में देखिए 800-850 के करीब लोग हो चुके हैं, 400 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। कमेंट में सभी के आंसर्स आने चाहिए। यहाँ पर में 2011 में विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने 18%, 17.5%, 16.5% या 17%, कितना प्रतिशत था? तो डायरेक्टली आप लोगों को आंसर याद रखना है, 17.5% था, ठीक है। मतलब पूरे दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से भारत के पास में, ठीक है, भारत के पास में कितनी पॉपुलेशन है? 17.5% पॉपुलेशन है। और जबकि एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया के हिसाब से केवल 2.4% है भारत के पास में, जमीन के मामले में 2.4% जमीन में 17.5% जो है लोग रहते हैं पूरे दुनिया के। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो था जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 9th स्टैंडर्ड के, और इसके अलावा आप लोगों का जो यूपी टीजीटी का पेपर हुआ था उसके अंदर में भी पूछा था कि विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? 17.5%। पिछले वाले यूपी टीजीटी तो जो 2021 में हुई थी उसमें,
पूछा गया था। 17.5% है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसऑक्सियाना। निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जिसने ट्रांसऑक्सियाना के ऊपर में हमला करने की योजना बनाई थी? ट्रांसऑक्सियाना के ऊपर में हमला करने की योजना बनाई थी। चलिए, बहुत सारे लोग यहां पर मैं आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं ट्रांसऑक्सियाना किसको कहा गया है, ट्रांसऑक्सियाना, तो मैं यहां रफली आप लोगों को बताता हूं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, मान लिया आप लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, यहां से थोड़ा सा आप ऊपर में जाओ, इधर में उज्बेकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान वाला जो एरिया आता है यहां पर में, ठीक है, उज्बेकिस्तान का, कजाकिस्तान का जो एरिया आता है ना, इस एरिया को ट्रांसऑक्सियाना कहा जाता है। ठीक है, आज, उस समय में नहीं बोला जाता था, आज हम लोग बोलते हैं उस एरिया को ट्रांसऑक्सियाना। तो ट्रांसऑक्सियाना वाले एरिया के ऊपर में, मतलब भारत से इधर साइड से मध्य एशिया के ऊपर में हमला करने की योजना बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। बहुत बड़ी सोच थी इसकी कि भाई इतना बड़ा जो है मैं क्या करूंगा, इतने मध्य एशिया के ऊपर में हमला करूंगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था आज तक, मतलब उस समय तक किसी ने नहीं सोचा था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ट्रांसऑक्सियाना के ऊपर में मतलब इधर जाके हमला करेंगे करके। सोचा था, योजना बनाई, बड़ी सी आर्मी को भी इकट्ठा किया, बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत सारी आर्मी इकट्ठा की, और बाद में प्लान को ड्रॉप कर दिया। बोले यार अब नहीं करते यार, छोड़ो करके, ठीक है, बाद में प्लान को ड्रॉप कर दिया। तो ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने की केवल योजना बनाई थी उसने। कहा गया भाई योजना, केवल और केवल उसने योजना बनाई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने की योजना बनाई थी। ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलो गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये है ट्रांसऑक्सियाना वाला इलाका आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवाया हुआ है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कभी भी आप लोगों से रिवीजन ले सकता हूँ, कभी भी, और ये क्वेश्चन का मैं आप लोगों को दूंगा पोल। जो बच्चे रेगुलर देखते हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं, वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू या याद करके भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला था कभी भी नींद में से उठा के भी पूछ लूँ आप लोगों से, तो आप लोगों ने आंसर करना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, और पूरा का पूरा बताइए, कोशिश करो यार। यहाँ पर मैं देखो, ये इंपॉर्टेंट वाली चीज है, आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है कि कब क्या हुआ था, बताओ जल्दी जल्दी से। और सभी लोग जल्दी से फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 950 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। आंसर आप लोगों के आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर मैं कि मैक्सिमम लोग जो है आंसर लगा रहे हैं आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर मैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि वुड्स डिस्पैच कब आया था, वुड्स डिस्पैच, तो वुड्स डिस्पैच या फिर ये एजुकेशन के लिए जो वुड्स डिस्पैच आप लोगों का हुआ था, भारत के लिए कुछ पैसे दिए गए थे एजुकेशन के लिए, वो हुआ था आपका 1854 के अंदर में। तो डी की जोड़ी 3 के साथ लगनी है आप लोगों की, और डी की जोड़ी 3 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने बाकी की चीजें भी याद रखनी है। कलकत्ता मदरसा कब खोला गया था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में दिया है कलकत्ता मदरसा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कलर चेंज कर लेते हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर में। तो कलकत्ता मदरसा जो है कब खुला था, तो ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स 1781 के अंदर में। तो आंसर यहाँ पर में एक ही जोड़ी 2 के साथ लगनी है। सभी लोग लिख लीजिए, बनारस संस्कृत कॉलेज। तो बनारस संस्कृत कॉलेज जो है ये खुला था आप लोगों का 1791 के अंदर में, 10 साल के बाद में। बनारस संस्कृत कॉलेज, ये भी आप लोग याद रखो सभी लोग। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो लॉर्ड मैकॉले ने लेकर आए थे। लॉर्ड मैकॉले जब भारत में थे, ठीक है, तो उनके वजह से भारत में इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। लॉर्ड मैकॉले लॉ मेंबर थे हमारे भारत के अंदर में, वाइस जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसके अंदर में। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में आया था। थॉमस, ठीक है, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले के काम के कारण उन्होंने जो है ये इंग्लिश एजुकेशन को बनवाया था, ठीक है, कंपलसरी भारत के अंदर में। लॉर्ड मैकॉले जो है लॉ मेंबर थे, और उस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लॉर्ड मैकॉले के कारण, विलियम बेंटिक उस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे 1835 में। उस समय उनका जो कानून मंत्री था वो था थॉमस मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले जिनको बोलते हो आप लोग। उन्होंने ये इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी किया था। उनका कहना था कि भारत के लोगों को जो है शिक्षित तभी बनाया जा सकता है जब उनको इंग्लिश एजुकेशन दिया जाए। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के अंदर में आया था आपका। तो सी की जोड़ी 4 के साथ में। तो प्लीज इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, जानबूझ के मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लगाया है ये देखने के लिए कि कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा पाते हैं अभी, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे लोगों ने गलत लगाया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए, यहाँ पर बताना है कि मराठा और उनके कौन से राज्य थे। मराठा साम्राज्य जो है ना,
आपको याद रखना है मराठा साम्राज्य यहाँ पर में, ठीक है, जो फैला हुआ था वो एक नहीं था, ये यहाँ पर में कई सारे सरदार थे, अलग अलग सरदार थे, अलग अलग इलाके पे राज करते थे, उनके समूह को पूरा मराठा साम्राज्य बोला जाता था। जैसे हमारा भारत, ठीक है, आज जो है कई सारे राज्यों का समूह है, वैसे ही मराठा साम्राज्य जो था भारत में, इधर साइड में मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी, पेशवा, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो मराठा साम्राज्य के अंदर में राजा हुए, बेसिकली ये अलग अलग मराठा सरदार थे उनके राजा हुआ करते थे। अब मराठा कई सारे सरदार थे, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को भोसले की बात बताऊं, राजा भोसले, तो भोसले जो है ये नागपुर से शासन करते थे। नागपुर का जो इलाका था, मध्य इंडिया, नागपुर का जो इलाका था वो इलाका इनके कंट्रोल में था। सिंधिया की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो सिंधिया राजघराना जो है वो ग्वालियर से राज करता था, ठीक है। होलकर लोग जो थे आपके, होलकर, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर के नाम से एयरपोर्ट भी है आज इंदौर में, अगर आपको पता हो तो। होलकर जो है वो इंदौर के थे। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से गायकवाड़ की, तो गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा के थे। गायकवाड़ लोग, गायकवाड़ बड़ौदा के गायकवाड़। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। ए की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी, ठीक है, बी की जोड़ी 3 के साथ लगेंगी। तो आंसर आपका हो गया यहाँ पर में ऑप्शन नंबर 2, 2, 3, फिर बाद में जो है वो 3 की जोड़ी भोसले नागपुर और सिंधिया जो है ग्वालियर। सभी लोग लिखेंगे इस पॉइंट को, सभी लोगों ने लिखना है, एक एक पॉइंट लिखो। चलो मेरे साथ साथ में दोहराते जाओ, मैं जो बोलूंगा वो आप लोग लिखते जाओगे, ठीक है। गायकवाड़ कहाँ के थे? मराठा समय काल के अंदर में, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये आप लोगों का, हिस्ट्री की बुक में, इसीलिए बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सभी लोग। गायकवाड़ कहाँ के थे? गायकवाड़ थे फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, बड़ौदा के। होलकर लोग कहाँ के थे? होलकर, ठीक है, होलकर इंदौर के थे, इंदौर के, ठीक है। डोर के अंदर में होल कर दो आप लोग, ऐसा याद रख लो, डोर के अंदर में दरवाजा है उसमें होल कर दो, होलकर, ठीक है। इंदौर, डोर से याद रख लो, डोर के अंदर में छेद है भाई, दरवाजे में छेद है, ओके। भोसले जो है नागपुर के थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। भोसले से घोसले याद रख लो, और नाग से नाग याद रख लो, नाग सांप, ठीक है। तो सांप जो है वो अपना घोंसला बना के रहने लगा है, अब आजकल बिलों में नहीं रहता, घोंसले में रहता है, ऐसा कुछ तो भी याद रख लो आप लोग। और सिंधिया ग्वालियर के थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। सिंधिया राजघराना जो है वो ग्वालियर से था, प्लीज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बेसिकली ये बताया गया है कि समाज सुधार जो है कार्यक्रम थे, जैसे मटुआ पंथ, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ब्राह्मो समाज, और यहाँ पर मैं आप लोगों को जोड़ियाँ लगानी थी। और ये बहुत बार जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। मटुआ पंथ के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मटुआ पंथ के संस्थापक थे हरिदास ठाकुर। अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अपने आप में सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। मटुआ पंथ के संस्थापक कौन थे? लिखो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे मटुआ पंथ के संस्थापक कौन थे, अभी के अभी लिखो सभी जल्दी से। मटुआ पंथ के संस्थापक कौन थे? सभी लोग लिखेंगे अभी के अभी, ठीक है। तो मटुआ पंथ के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स, याद रखना है, हरिदास ठाकुर थे। उसके बाद में सत्यशोधक समाज जो था उसके संस्थापक थे ज्योतिराव फुले। महाराष्ट्र के अंदर में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो सो कॉल्ड अछूत समझे जाते थे, अनटचेबल समझे जाते थे, उन लोगों के उत्थान के लिए, ठीक है। आर्य समाज, इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना। और ब्राह्मो समाज की स्थापना जो है ये की थी फ्रेंड्स राजा राममोहन रॉय ने। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया था, इसी वजह से आप लोग इसको याद रखोगे अच्छे से। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। ए की जोड़ी 3 के साथ में देखो एक ही जगह पे लगी हुई है, ओके। बी की जोड़ी 1 के साथ में 2 जगह पे लगी हुई है, सी की जोड़ी 4 के साथ में, ठीक है, एक ही जगह पे लगी है, यहां से भी एलिमिनेट हो सकता था ये। डी की जोड़ी 2 के साथ में 2 जगह पे लगी हुई है, तो आराम से आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। 1100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक करते रहेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। और टीचिंग परीक्षा चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हमारे। आप लोगों को बता दूं मटुआ पंथ के बारे में। मटुआ पंथ, ठीक है, कहां पर में हुआ था ये मटुआ पंथ की स्थापना? मेरे साथ साथ में लिखते जाओ सभी लोग, कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ जल्दी से। हरिदास ठाकुर जो थे उन्होंने मटुआ पंथ की स्थापना की थी। मटुआ पंथ की स्थापना उन्होंने की थी ईस्टर्न बंगाल के अंदर में, पूर्वी बंगाल के इलाके के अंदर में। जो चांडाल समझे जाने वाले काश्तकार थे, चांडाल एक जाति है जिसको छोटी जाति माना जाता है, और काश्तकार उसके जो किसान लोग थे उन लोगों के बीच में उन्होंने ये आंदोलन चलाया था, ठीक है। हरिदास ठाकुर ने मटुआ पंथ उन्होंने बनाया था,
और इन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो थे, जो भी रामायण, महाभारत, गीता और ऐसे जितने भी वेद, पुराण वगैरह जितने भी है ना, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है जो जातिवाद को समर्थन करते हैं, उनके ऊपर में उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ऐसे कैसे जातिवाद आ गया करके। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मटुआ पंथ इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आप लोगों से। कहां पर में हुआ था? ईस्टर्न बंगाल के अंदर में। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फूले ने की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इन्होंने जो है ये क्या, ज्योतिराव फूले जो थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ताकि जो सो कॉल्ड नीची जाति के जो लोग हैं, जो अनटचेबल्स माने जाते हैं, उन लोगों का उत्थान कर सके। ठीक है, जो शूद्र है, लेबर कास्ट के जो लोग हैं या अति शूद्र है, बहुत ज्यादा अनटचेबल है, उन लोगों को जो है ऊपर ला सके। इन्होंने गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है, 1873 में। और यूएसए के अंदर में जो गुलाम लोग थे, यूएसए के, उन लोगों को समर्पित किया था उन्होंने। यूएसए के गुलामों को समर्पित किया था, अमेरिका के गुलामों को समर्पित किया था ये पुस्तक, गुलामगिरी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ब्राह्मो समाज या ब्राह्मो सभा की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने। नाउ एक और इंपॉर्टेंट है, सतनामी मूवमेंट, सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन, ये आप लोगों का सतनामी आंदोलन जो है फ्रेंड्स, ये मध्य भारत के अंदर में था। ठीक है, मध्य भारत के अंदर में जो लेदर वर्कर है, जो चमड़े का, ठीक है, ठीक है, चमड़े के कारोबार करने वाले जो लोग थे, ठीक है, चमड़े के कारीगर जो हुआ करते थे, कारीगर, उन लोगों को बहुत छोटे दर्जे का माना जाता था, अछूत माना जाता था, बड़ी दयनीय स्थिति थी उनकी। तो उन लोगों के बीच में सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास जी ने चलाया था। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतनामी आंदोलन मध्य भारत में गुरु घासीदास जी ने, ठीक है। तो इससे सामाजिक स्थिति उठाना चाहते थे वो लेदर वर्कर की, जो चमड़े के व्यापार, चमड़े के जो कारीगर थे, उन लोगों की। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है या हिरासत में लिया गया है, तो उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है कि पुलिस उसके साथ में मारपीट ना करे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 22 जो है आप लोगों का, ये सुरक्षा प्रदान करता है। अगर पुलिस आपको उठाकर लेकर जाती है तो पुलिस आपके साथ में मारपीट नहीं कर सकती, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, या अभद्र व्यवहार आपके साथ में नहीं कर सकती। यह आर्टिकल नंबर 22 आपको बचाता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 22 आप लोगों को लॉयर रखने का अधिकार भी देता है। लॉयर से कंसल्ट करने का अधिकार भी देता है। मतलब आपको कुछ सुरक्षा प्रदान की गई ना, सुरक्षा कौन करेगा? लॉयर करेगा आपकी। ठीक है, तो वकील प्रोवाइड करने का अधिकार है आपको। 24 घंटे के अंदर में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का आप लोगों के पास में अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 जो है ये राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो आप लोगों की छुआछूत है उसको एबॉलिश करता है, एबॉलिश करता है उसको, अनटचेबिलिटी को। और आर्टिकल नंबर 25 जो है आप लोगों की कंसाइंस को फॉलो करना, अंतकरण को फॉलो करना, या जिसको हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो प्रोवाइड करता है आपको धार्मिक स्वतंत्रता, अपने कंसाइंस, अपने मन मर्जी से कोई भी धर्म को फॉलो करना। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 25 है आप लोगों का। बाकी फ्रेंड्स, एक और आर्टिकल है आप लोगों का जो आपको गिरफ्तार होने के बाद में आप लोगों को सुरक्षा देता है। वो आर्टिकल है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 39A। आर्टिकल नंबर 22 ये फंडामेंटल राइट है, ये आप लोगों को तो देता ही है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है आप लोगों का, जो आपको सुरक्षा देता है जब आपको हिरासत में लिया गया है, या लॉयर के द्वारा डिफेंड होने का अधिकार देता है आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 39A बोलता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है। ठीक है, ये हमारा राजू है, बहुत गरीब है। ठीक है, ठीक है, नेहा से प्यार करता है वो। यहाँ पर में नेहा के पापा ने जो है राजू के खिलाफ केस कर दिया, राजू को अंदर करवा दिया। राजू बड़ा गरीब इंसान, अब राजू के पास में वकील करने के पैसे नहीं है, तो ये सरकार की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि राजू को वकील प्रोवाइड करे, सरकार राजू को वकील प्रोवाइड करे। ये आर्टिकल नंबर 39A में बोला गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि मुफ्त जो है कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाए ऐसे व्यक्ति को जिसके पास में पैसे नहीं है, या किसी भी कारण से वो काबिल नहीं है वकील रखने के, किसी भी कारण से हो सकता है। तो 39A जो है ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, राज्य की, कि भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको वकील या कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर दे। 39A, ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड लॉयर। ठीक है, लॉयर भी बोल सकते हैं रुचि, या फिर बोल सकते हैं, ठीक है, आप लोग उसको कि लीगल जो एडवाइस है वो उसको प्रोवाइड करें यहाँ पर मैं। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग।
चलिए आंसर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों के आने स्टार्ट हो गए हैं। कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर कर रहे हो, जल्दी जल्दी से आंसर्स और भी तेजी से आप लोगों के आने चाहिए नीचे में। जी देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव क्षेत्रों से मेल खाते हैं? मेल खाने वाले लगाने हैं आप लोगों ने, जो मेल खाता है उससे लगाना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ सतनामी आंदोलन की, तो सतनामी आंदोलन जो है वो पंजाब में था क्या? नहीं। कहा था आप लोग बताओगे कमेंट करके, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का। मटुआ सेक्ट तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में नहीं था तो फिर कहा था, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। उसके बाद में सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में था क्या? ये बताओगे। आर्य समाज केरल में, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते रहेंगे। 1250 के करीब लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबाते रहे, और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ काफी सारे लोगों के आंसर्स आ गए हैं। सतनामी आंदोलन जो है कहाँ से था आप लोगों का? सतनामी आंदोलन आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, सतनामी आंदोलन मध्य भारत से था, ठीक है। तो आप लोगों का सेंट्रल इंडिया हो जाएगा, सेंट्रल इंडिया। सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ में, जब जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा है आप लोगों का, ठीक है। मटुआ सेक्ट हरिदास ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, बंगाल के इलाके में, ईस्टर्न बंगाल, पूर्वी बंगाल के अंदर में। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। आर्य समाज, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, पंजाब का जो इलाका था वहां पर में इसका प्रभाव ज्यादा था, ठीक है। नॉर्थ इंडिया भी आ सकता है आप लोगों को, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया भी आ सकता है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, नॉर्थ इंडिया भी आ सकता है इसके जगह पे, तो ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का कल मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक है, जो आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी ने इसको प्रकाशित किया है, ठीक है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। देख सकते हो आप लोग, एनसीईआरटी की है, यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत विविधता और सांस्कृतिक जो है एकता और सांस्कृतिक विविधता, ये इस पुस्तक का नाम है आपका। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इसके क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा, जो आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। ये जो बुक है आप लोगों की, ये क्वेश्चन आप लोगों के कल 5 बजे होने वाला है, सभी लोग 5 बजे कल आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर में लाइव टेस्ट भी होंगी आपकी। जैसे ही लाइव होगा सेशन, वहां पर मैं आप लोगों का, ठीक है, जैसे ही लाइव सेशन खत्म होगा एक लिंक दूंगा मैं आप लोगों को, यहाँ पर में उस लिंक के ऊपर में आप लोगों ने टेस्ट देना है, ठीक है, टेस्ट देना है, लाइव टेस्ट होंगी आप लोगों की, और केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे कल लाइव देखेंगे। तो सभी लोग जो है 5 बजे लाइव आ जाएंगे कल, 5 बजे, और पूरा सेशन देखना है आपने। बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो किसको किसको जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है, वो भी नेहा रानी जी एसएसटी की तरह ही है, उसमें भी काफी सारा आप लोगों का ज्ञान है। जी हाँ, पेपर 2 वाले भी आएंगे, पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो पेपर 1 पेपर 2 ऐसा नहीं, वो बुक जो है आप लोगों की, वो बुक ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना है आप लोगों ने सेशन वो अच्छे से, जिसने क्योंकि उसको देख लिया उसका बहुत सारा फायदा हो जाएगा। बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो किसको किसको जोड़ता है? तो पहली बात तो जलडमरू मध्य का मतलब होता है एक पानी को, 2 पानी के बड़े बड़े भागों को जोड़ने वाला एक छोटा पानी का भाग, ठीक है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य आपका, ठीक है, आर्कटिक महासागर को, ठीक है, प्रशांत महासागर से जोड़ता है। स्ट्रेट या जलडमरू मध्य एक ऐसा नैरो पैसेज होता है पानी का जो 2 बड़े बड़े वाटर एरियाज को जोड़ता है, ठीक है। और अगर 2 बड़ी बड़ी जमीन को जोड़ता है तो उसको क्या कहते हो आप लोग बताओ? 2 बड़ी बड़ी जमीन है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी जमीनों को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग, जल्दी जल्दी से, अगर आप चाहते हो ऐसे ही बहुत सारे और भी सेशंस आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाते रहे हम। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? जी, तो देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जो बड़े बड़े जो जमीन को जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? इस्थमस कहा जाता है। जैसे इस्थमस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। अगर 2 पानी के भाग को जोड़ने वाला छोटा सा पानी का भाग है तो उसको आप लोग कहोगे जलडमरू मध्य, स्ट्रेट। तो ऐसा ही एक स्ट्रेट है आपका आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये बेरिंग स्ट्रेट आप लोगों का, बेरिंग सी या बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको जोड़ता है, यही क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पर में, ठीक है।
तो बेरिंग स्ट्रेट को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर में आर्कटिक महासागर है और यहाँ पर में प्रशांत महासागर है। तो ये पानी का संकरा सा भाग है जो दोनों को जोड़े रखता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको याद रखना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये याद रहेगा आप सभी लोगों को? चलो गुड। नाउ देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि कल जो है डॉट 5 बजे आप लोगों ने आ जाना है सभी लोगों ने, और आज ही इस सेशन को नोटिफाई मी करके जो ऑप्शन होता है ना, नोटिफाई मी, उस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और लाइक जरूर कर देंगे इस सेशन को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और पूरी टीम को मोटिवेशन मिले कि कल का ये जो सेशन है आप लोगों का, इसके अंदर में बिल्कुल धूम मचा देनी है और बड़ी टेस्ट आप लोगों के लिए बनानी है अच्छी सी शानदार वाली। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे जो है कमेंट में बताओगे, और साथ ही साथ जो 3 गलत है, जो गलत है 3, उनको भी आप मुझे बताओगे कि कौन से, ये जो 3 गलत है ये कहाँ से, इसका जुड़ाव कहाँ पर में है, कहाँ से जुड़ता है वो, ये भी आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट करेंगे सारे के सारे लोग, और सही वाला मतलब ये कौन सा वाला पंथ कहाँ से था ये आप लोग मुझे बताना है आप लोगों ने। अच्छा, इनके संस्थापक बता सकते हो मुझे, कौन इनके संस्थापक थे? जैसे सतनामी आंदोलन, तो इसको किसने लीड किया था? ठीक है, मटुआ पंथ, इसको किसने लीड किया था? सत्यशोधक समाज, इसको किसने स्टार्ट किया था, लीड किया था? ठीक है, आर्य समाज किसने लीड किया था? और सही वाली जगह भी आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, सभी के सभी लोगों ने, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों ने। तो मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, और ऐसा ही कमेंट बॉक्स के अंदर में भी नीचे में आप लोग कमेंट करके मेरे को बता देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के आंसर आ जाएंगे। अभी आप लोग रीडायरेक्ट होंगे फ्रेंड्स इस सेशन के ऊपर में। आज 7 बजे भी ईवीएस का सेशन है, जो बच्चे वो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बाकी कल 5 बजे डॉट आप लोगों ने आ जाना है, अलार्म लगा लीजिए सभी लोग, क्योंकि टेस्ट के साथ होगा आपका, पोल वाली क्लास होगी और टेस्ट भी होगा आप लोगों का। इसका जैसे ही सेशन खत्म होगा वैसे ही टेस्ट भी होगा, तो पूरा सेशन देखना है आप लोगों ने। ठीक है, और फिर आप लोगों को जांच करनी है कि आप लोग कितनी चीजें सीखे। ये मौका है आप लोगों के पास में इस बुक को पूरा सीखने का। ये मौका फ्रेंड बार बार नहीं आता, जब इस तरह से एनसीईआरटी की जो लिटरेचर वाली जो बुक्स है आप लोगों की, जो अलग अलग उन्होंने दिया हुआ है आप लोगों को बुक्स, जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से, वो आप लोगों को पढ़ने का। तो सभी लोग जितने भी पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, बीपीएससी हो, DSSS हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, EMRS हो, या फिर आगे की केवीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की, सभी लोग आएंगे और सभी जगह पे शेयर भी कर देंगे इस सेशन को आप सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कल ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे कल वाले सेशन में फ्रेंड्स। फिर तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय।